हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, हम लोगों का जो एफएसटी हुआ है और उस एफएसटी का कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन हम लोग देने जा रहे हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। बच्चों, हम लोग ये कर रहे हैं कि 2025 के पेपर को देख के कुछ पेपर कुछ आसान और कुछ थोड़े से क्वेश्चन टफ मिक्स करके बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बदले हुए रूप के साथ टेस्ट सीरीज हम लोगों की एफएसटी जो चल रही है उसमें थोड़ा सा पैटर्न हम लोगों ने 25 को लेके बदला है। अगर आपके फिजिक्स में मान लीजिए किसी में पेपर में कम नंबर आ रहे हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आते हैं। जैसा आपको मालूम है, अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। इस मिशन में न्यू लाइट लगी हुई है और ये अधिकार आपको दिला के रहना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें हमसे कह रहा है कि जो नॉट करेक्ट है वो बेटा पहला वाला ऑप्शन पढ़िएगा, वी कैन नॉट ऐड ऑल द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव सेम डायमेंशन। सेम डायमेंशन हम जानते हैं, सेम डायमेंशन वाली तो हम लोग जो है ऐड करते हैं। मान लीजिए 2 डायमेंशन आपके सामने लिख दे रहे हैं और इनको हमें ऐड करना है। बताइए डायमेंशन किसकी है? ये वर्क की है। तो फिर ये क्या हो जाएगा? वर्क की यूनिट जूल हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा? ये टॉर्क भी हो जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स भी हो जाएगा। तो इसका मतलब सेम डायमेंशन है, लेकिन हम कभी भी वर्क में मोमेंट ऑफ फोर्स तो ऐड नहीं कर देंगे ना। तो सही तो लिखा है भाई, नॉट करेक्ट करना है। ये तो करेक्ट है। क्वांटिटी हैव यूनिट बट डायमेंशन लेस, सही है। 5 1 2 3 4 5 सही है। और नॉन मेजर्ड नंबर हैव जीरो सिग्निफिकेंट फिगर, ये गड़बड़ है। नॉन मेजर्ड है, अगर मान लीजिए नॉन मेजर्ड है तो हैव जीरो सिग्निफिकेंट फिगर। फिगर जीरो सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है भाई, आप किसी भी नंबर को सिग्निफिकेंटली तो लिखेंगे ही। तो इसलिए बेटा जो दशमलव के बाद की संख्याएं होती हैं, जो लीस्ट काउंट वगैरह में लिखते हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन यही हमारा ऑप्शन जो है वो गलत ऑप्शन है, नॉट करेक्ट कह रहा है। तो पहले वाले का राइट आंसर है बेटा 4th वाला। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 2 पर। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम की बात करनी चाहिए। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारा है NH/2 पाई, ठीक। तो मोमेंटम निकालना है तो बेटा हमें मालूम है mvr जो होता है NH/2 पाई। अब आप इसको ले आइए इधर, तो ये आ जाएगा 2 पाई r। तो हम लोगों का राइट आंसर आ जाएगा मोमेंटम। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, सीधे NH/2 पाई का आंसर लगा के चले आए, जो कि गलत हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा NH/2 पाई r, फर्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला ऑप्शन। आइए बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। द बल्क मॉडुलस ऑफ इनकंप्रेसिबल। इनकंप्रेसिबल का मतलब है जो कंप्रेस नहीं हो सकता, चेंज इन वॉल्यूम 0। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा P अपॉन चेंज इन वॉल्यूम, और ऊपर आ जाएगा। तो ये डेल्टा भी अगर 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। याद कर लीजिएगा, बल्क मॉडुलस जो होता है वो हमेशा इनफाइनाइट होता है फॉर दोज जो आइसोकोरिक कंडीशन पे आते हैं। आंसर आ जाएगा इसका 3rd। A capillary tube of radius r is immersed in water. Water rise करता है up to the height, यानी कैपिलरी ट्यूब में अगर हम बात करते हैं, रेडियस इसकी बेटा है r। तो r रेडियस में, h हाइट में, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर, और बेटा ये आ जाएगा h। बेटा मास क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो ये आ जाएगा पाई r स्क्वायर h। और बच्चों डेंसिटी हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़ने की समझने की कोशिश करिए। हमसे जो यहां पर बात कर रहा है कि मास किसके प्रोपोर्शनल है, हमको ये निकालना है बच्चों। दे वेरी इंपॉर्टेंट लाइन पढ़िए। मास ऑफ वाटर इन कैपिलरी ट्यूब इज m इफ द रेडियस ऑफ द ट्यूब इज इंक्रीज टू द n टाइम्स। अगर रेडियस को हम n टाइम्स बढ़ा देते हैं तो आपको यहां पर मास और मास का रिलेशन निकालना है। और मास का रिलेशन निकालने के लिए हम लोगों ने एक काम कर लेते हैं। आते हैं हम लोग यहां पर, एक फॉर्मूला होता है H = 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई रो जी, r रो जी। तो जो r है उसको हम लोग क्या कर दें? इसका मतलब H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
ये चीज अगर हम पुट करेंगे तो जो मास होगा, कैपिलरी हाइट, कैपिलरी में कितना चढ़ता है लिक्विड, वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा। लिक्विड वही है, अगर वाटर वही है, लिक्विड वही रखते हैं हम लोग, तो रो क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट। सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो इसका मतलब H प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो मास प्रोपोर्शनल टू r आ जाएगा। यदि आपने रेडियस को n टाइम से बढ़ाया है तो मास भी n टाइम से बढ़ जाएगा। कुल मिला के बात आ रही है मास प्रोपोर्शनल टू रेडियस की। बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। जेनर डायोड का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। 20 वोल्ट सप्लाई, जेनर डायोड ये लगा और ये R2 है और ये R1 है। अगर जेनर डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप दिया है 10 वोल्ट का, तो 10 वोल्ट यहां भी आ जाएगा, आ जाएगा। तो 10 वोल्ट जब ये आ जाएगा आपका, तो यहां कितना आ जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बात करें हम R1 की, तो 20 माइनस 10 कर देंगे, तो 20 माइनस 10 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर। तो अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया तो हमारी ये करंट आ जाएगी, कितनी आ जाएगी करंट, ये वाली सर्किट की करंट, I इक्वल टू 20 पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 20/500। यहां से कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा 4/100 और बच्चों ये आ जाएगी पॉइंट। अच्छा, इसको अगर हम लोग मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर दें तो इसको एक काम कर देते हैं, हमारे पास 500 आ रहा है और ऊपर आ जाएगा 10। अच्छा, ये 10 आ जाएगा ना, तो ये तो 10 आ गया, 10, तो यहां पर 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई 500, तो ये आ जाएगा 20 मिली एम्पियर। मल्टीप्लाई ठीक से करिए, यहां पर 20 वोल्ट है, अगर यहां जाएगा 10 तो यहां पे इसके अक्रॉस कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट मालूम पड़ गया, तो इसका रेजिस्टेंस मालूम है, इसमें करंट कितनी आ जाएगी। तो अब अगर I मालूम है बेटा, तो यहां पे कितनी करंट जा रही है, I1 किसमें, डायोड में, तो यहां कितनी करंट आ जाएगी पता चल जाएगी, कहां पे, R2 में। तो करंट इन R2, करंट इन R2 कितनी आ जाएगी बेटा, टोटल करंट कितनी है, टोटल करंट कितनी है 20 मिली एम्पियर, और कितनी करंट हमारी जेनर डायोड में है 10 मिली एम्पियर, कितना आ जाएगा 10 मिली एम्पियर। ये करंट हमारी R2 की है। फिर सुनिए ध्यान से, सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस के इक्विवेलेंट लिया, तो जितना पैरेलल में जेनर डायोड में है उतना ही R2 में है, तो 10 वोल्ट पता चल गया। तो अब इसका कितना बचा, R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट और 500 लिया, तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया, यहाँ पर 10 वोल्ट 500 लेंगे तो यहाँ पर I1 की वैल्यू निकाल दी और I1 की वैल्यू पता चल गई, टोटल करंट पता चल गई हमारी I 20 मिली एम्पियर, और जेनर डायोड में कितने मिली एम्पियर करंट है। इसका मतलब हो गया कि हमारे 10 वोल्ट ये दिया 10 मिली एम्पियर और 20 में से 10 जाएगा, तो R2 के अक्रॉस हमने क्या निकाल दिया, करंट। तो फॉर्मूला होता है V इक्वल टू IR, इसका मतलब वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, I कितना है बेटा 10 मिली एम्पियर को कन्वर्ट कर लीजिए, और R निकालना है, 10 से 10 कैंसिल, 1000 ओम आंसर आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा, R की वैल्यू 1000। अच्छा सवाल है, यहां से करंट निकालकर यहां जाना है, बढ़िया सवाल है, और कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल ड्रॉप लेना है। तो आंसर आ जाएगा बेटा 5 नंबर क्वेश्चन का सेकंड। इसमें अगर आप मैचिंग करेंगे तो हमारी सबसे बढ़िया मैचिंग अगर देखा जाए तो ट्रांसफॉर्मर हमारा आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, हाइड्रोलिक पंप बी नंबर पे आ जाता है पास्कल्स लॉ, ये इसी से मैच कर जाएगा आपका, देख लीजिए कोई और आंसर ही नहीं है। थर्ड वाला आंसर आ जाएगा, सी वाला मीटर ब्रिज, और आ जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज, वेंचुरी मीटर, बर्नौली थ्योरम, वेंचुरी मीटर, बर्नौली थ्योरम, सारी चीज हो गई। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 7 नंबर पे, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाई व्हाइट लाइट देन नो लाइट ऑन द स्क्रीन। भाई साहब
बात को समझने की कोशिश करिएगा, ये चीज गलत है। स्क्रीन पर लाइट मिलेगी, सेंट्रल फ्रिंज हमारी वो जैसी थी वैसे ही रहेगी, याद रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब व्हाइट लाइट से रिप्लेस करेंगे, स्क्रीन पर लाइट अगर नहीं मिलेगी तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर हम YDAC में कॉन्सेप्ट पे आते हैं तो YDAC में लाइट नहीं मिले, ये गलत है। बहुत अच्छा सवाल है व्हाइट लाइट वाला। इफ वन ऑफ द टू स्लेट इज क्लोज्ड, एक स्लेट बंद कर दें, एक स्लेट पे लाइट आ रही है तो स्क्रीन पे पूरी इंटरफेरेंस तो नहीं होगा, लेकिन स्क्रीन पर पूरी चमक मिलती रहेगी, पूरी लाइट बस ब्राइट 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 रहेगा, इंटरफेरेंस नहीं होगा, बस ब्राइट 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 रहेगा, ठीक। इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी रॉन्ग है। इसका मतलब बेटा ये भी गलत है, नो लाइट यहां पर भी है तो ये भी गलत है। कौन सा आंसर आ जाएगा? सेकंड वाला। दोनों ही ऑप्शन हमारे गलत है बेटा। बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को हमने यू पर रखा है इन फ्रंट ऑफ रियल इमेज, और हमें मालूम है लेंस के सामने रखेंगे तो फॉर्मूला ये है, सेम ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस। अब डिस्टेंस बदल देंगे तो हमारे पास नया आ जाएगा, लेंस वही है तो ये आ जाएगा हमारे पास f प्लस, और ये आ जाएगा बेटा k टाइम्स ऑफ u। अब कह रहा है कि वर्चुअल इमेज बनती है, एक वर्चुअल है और दूसरी रियल है। मैग्निफिकेशन दोनों केस में सेम होता है, वर्चुअल है और रियल है। रियल में माइनस होता है और वर्चुअल में, तो m बराबर माइनस m कर दीजिए, पहला मैग्निफिकेशन, और दूसरा मैग्निफिकेशन रियल वाला माइनस में और वर्चुअल वाला प्लस में। तो कोई बात नहीं, किसी में भी कर देंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा f प्लस u इक्वल टू आ जाएगा f अपॉन f प्लस k टाइम्स ऑफ u। और इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस का साइन लगा देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, कट कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास f की वैल्यू आ रही है और वो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन आ रहा है। जरा देख लीजिए कितना आ रहा है, f प्लस k टाइम्स ऑफ u माइनस का f माइनस का u और ये इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2f और ये आ जाएगा आपके पास, माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे, इधर आ जाएगा, है ना। तो देखिए बच्चों माइनस का साइन है तो एक यहाँ पर माइनस का साइन, अगर देखो माइनस ये इधर ले आएंगे, इसको इधर लाएंगे, माइनस का साइन कॉमन है तो ये आ जाएगा u प्लस k टाइम्स ऑफ u, ठीक है बच्चों, u प्लस k टाइम्स ऑफ u। और एक बात याद रखिएगा, आज u नेगेटिव है तो हम उसमें साइन पुट कर देंगे तो u नेगेटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी k प्लस 1, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे। u ऑलवेज नेगेटिव, हमने नेगेटिव साइन रखा नहीं है तो u ऑलवेज नेगेटिव है, तो कुल मिला के मोटा मोटा आंसर यहां से निकाल लेंगे। साइन कन्वेंशन u का रखना तो और लंबा हो जाएगा, यहां से u आया है तो नेगेटिव आया, काम खत्म हो गया है, वो रखना ही नहीं दोबारा। तो इसके हिसाब से मेरा आंसर ये वाला आ जाएगा, 8वें का सेकेंड वाला। तो बहुत अच्छे से देखिएगा, इसमें माइनस का साइन आप पहले रख के गड़बड़ी कर सकते हैं। और देखिए क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी से लिया गया है। 9 नंबर पे करंट 4A है, पासिंग थ्रू द कंडक्टर। करंट दी हुई है बेटा आपको और वो दी है 4 एम्पियर, और बेटा हीट लॉस कितनी दी हुई है, 80 जूल, और वो भी टाइम कितना दिया गया है, 10 सेकेंड का दिया गया है। हमें रेजिस्टेंस तो निकल आएगा, H इक्वल टू आई स्क्वायर RT, तो इसको अप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 80, बेटा I की वैल्यू 4 स्क्वायर, R की वैल्यू और T हो जाएगा 10, इसको कैंसिल कर देंगे और बेटा यहाँ से आ जाएगा 1/2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये अप्रॉक्स R की वैल्यू आ रही है 0.5, तो 0.5 ओम आ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है, 1/R, तो 1/R अगर निकालेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 1/0.5, ये आ जाएगा 2, तो आंसर आ जाएगा सेकंड। कभी कभी हमसे R निकाल के पता लगा पहले ही ऑप्शन टिक कर आए, गलत हो जाएगा ना वो चीज। क्वेश्चन हमारा जो है बेटा, इन अ मीटर ब्रिज द बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट से बैलेंसिंग लेंथ लेफ्ट से निकालेंगे फिर राइट से निकालेंगे, तो कहते हैं लेफ्ट से निकालेंगे और स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इन द राइट गैप, तो इट इज फाउंड दैट 25 सेंटीमीटर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस निकालते हैं। सारे बच्चों को फॉर्मूला अच्छे से तैयार है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती है। मान लीजिए अननोन रेजिस्टेंस x है, नोन रेजिस्टेंस r है, तो जो लेंथ होती है लेफ्ट से लेते हैं हम लोग और लेंथ हमारी राइट से ली जाए। और बेटा अगर हम x निकालना चाह रहे हैं, 1 ओम दिया गया है, हमको लेफ्ट से कितनी दी गई है 25, और राइट से कितनी हो जाएगी बेटा 100 - 25,
100 माइनस 25 कितना आ जाएगा 75, कितना आ जाएगा 1/3, तो आंसर आ जाएगा 1/3 या 0.33 आंसर आ जाएगा। तो बच्चों राइट आंसर हमारा क्वेश्चन का 0.33 मतलब 1/3 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर मीटर ब्रिज में हम सीधे सीधे कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। आ जाइएगा, आसान सवाल था। नेक्स्ट वाले पर आ जाते हैं बेटा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट। अगर हमसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट C/V पूछा गया है और हमें मालूम है V/C जो होता है 1/137 और C/V क्या हो जाएगा 137। इसका मतलब आंसर आ जाएगा ये वाला। जल्दबाजी में इसका आंसर हम लोग गलत करके भी लगा सकते हैं 1/137। तो 11 नंबर का आंसर पहला वाला आ जाएगा। 12 नंबर पे आ जाते हैं बच्चों, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमसे पूछी जा रही है। इन एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस टेकन थ्रू द साइक्लिक प्रोसेस। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट ही नहीं करनी है, साइक्लिक प्रोसेस दिया हुआ है। तो आपका साइक्लिक प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी का चेंज जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। याद कर लीजिए अच्छे से, फर्स्ट लॉ पर बेस निकाल दिया हम लोगों ने। ब्रास बॉयलर हैज बेस एरिया गिवन है, थिकनेस कितनी गिवन है और वाटर बॉयल एट द रेट ऑफ 12 किलोग्राम पर मिनट व्हेन प्लेस्ड एट गैस स्टोव। एस्टिमेट द टेम्परेचर ऑफ द पार्ट ऑफ द फ्लेम इन कॉन्टैक्ट विद द बॉयलर। तो बेटा एक बात याद रखिएगा, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। अब हमें ये टेम्परेचर T1 है और अंदर का टेम्परेचर 100 है, बॉयलर से बॉयल हो रहा है ना। तो अब बाहर का टेम्परेचर हमें निकालना है। यहां से फ्लेम हमारी जा रही है, तो ये फ्लेम का टेम्परेचर बाहर से कितना है तो ये निकालना है। अब आप समझिएगा, हम लोग हीट का ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ पर KA है ना बेटा, और ये आ जाती है θ1 माइनस θ2। तो T1 माइनस T2 मतलब 100, T1 माइनस T2 पानी में बॉयल हो रहा है। और ये जो नीचे से थिकनेस दी गई है ना स्टोव के नीचे, ये थिकनेस कितनी दी हुई है तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास, और पर मिनट बोला है तो यहां पे टाइम कर लो बेटा, ये Q कर लीजिएगा और ये आ जाएगा L, ये थिकनेस है। Q की जगह पे क्या है, पानी बॉयल कर रहा है, पानी हमारा कन्वर्ट हो रहा है स्टीम में। इसका मतलब Q की जगह पर M इंटू LV लगाएंगे। भाई स्टोव है, ये नीचे से गर्म कर रहे हैं, स्टोव में नीचे बर्तन में कुछ मोटाई है तो हमारा कंडक्शन लग रहा है, थर्मल कंडक्शन, इतनी मोटी लेयर से हीट हमारी पास कर रही है। ऊपर 100 डिग्री पे पानी बॉयल कर रहा है, कंडक्टिविटी अप्लाई हो रही है। और पानी को बॉयल करने के लिए कितना हमको हीट चाहिए, बॉयल ऑफ करने के लिए M इंटू LV, और बेटा K और A, और बेटा ये T1 निकालना है और ये 100 है, और T2 कितना हो गया 1 मिनट यानी 60 सेकेंड आ गया। बेटा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा L की वैल्यू कितनी है 0.1, तो इसका मतलब है 1.09 सेंटीमीटर, मैंने मीटर में बदल दिया। अब बच्चों एरिया की वैल्यू पुट कर दो, मास की वैल्यू पुट कर दो तो काम बन जाए। 12 किलो, ये आ जाएगा 12 kg। बताइए कितनी दी गई है हमारी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, और कितना दिया है वेपोराइजेशन की LV, तो 22, 5, 6, 10 की पावर 3, ये हो जाएगा LV। और बच्चों K की वैल्यू कितनी है, K की वैल्यू है 109 जूल यानी कि SI यूनिट में। एरिया कितना है 0.2 मीटर स्क्वायर। बेटा आपके पास कितनी वैल्यू दी हुई है, T1 निकालना है बेटा, कितना है 100, बेटा ये कितना है 60, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1.09 सेंटीमीटर को बदल देंगे। अच्छा मल्टीप्लाई है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई बढ़िया है, तो इसका आंसर आ जाएगा 325 के आसपास, और बेटा ये राइट आंसर है 325। तो इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम द मेटल सरफेस डिक्रीजेज व्हेन एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की इंक्रीज करती है। भाई डिक्रीज करना है ना, तो डिक्रीज करने के लिए हमारे पास यहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे नंबर ऑफ फोटोन डिपेंड करते हैं, तो केवल इसके अलावा कोई आंसर नहीं है। बात करते हैं डिक्रीज की, इंटेंसिटी ही नंबर को कंट्रोल करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे इंटेंसिटी को अफेक्ट करते हैं। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। यहां पर ये कौन सा गेट है, दिस इज कॉल्ड नॉर गेट, और इसको 3 नॉर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं,
3 नॉर, क्यों, हमने बताया था यहां पे नॉर मान लेंगे तो नॉर को नॉट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहां 3 नॉर मान लेते हैं, ठीक है। तो 3 नॉर क्या दे देता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नॉर, ये दे देता है आपका एंड गेट। कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नॉर जो होता है वो एंड गेट देता है। तो कुल मिलाकर एंड का मतलब होता है बच्चों, ये 1, ये 0, ये 1, ये 0, 1 1 पे मिलेगा 1, इसका मतलब ये गलत, ये हो सकता है, 0 0 पर मिलेगा क्या है, एंड 0 मिलेगा, इसका मतलब आंसर हमारा कौन सा वाला आएगा, 15 नंबर पे ये तो हो नहीं सकता, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, फिर 1 0 पे क्या मिलेगा, 0, ओके, 0 1 पे 0, सब 0, इसका मतलब चौथा वाला आंसर आ गया। भाई देखो सीधी सीधी बात, इस गेट को हम ऐसे बना लें, ये नॉर है दोनों इनपुट को मिला के, और ये नॉर है दोनों इनपुट को मिला के, नॉट नॉट बन गया, और एक नॉर ये लगा देंगे, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नॉर है, और 3 नॉर गेट देता है आपका एंड गेट। और एंड गेट में हम लोग जानते हैं 1 1 पे ही केवल 1 आता है, बाकी सब जगह हमारा ये एंड गेट देता है 0 0 0 0 पर 0। तो केवल हमें ध्यान रखना है कि 1 1 केवल एक बार है, बाकी सभी 0 1 1 0 0 0 1, मतलब 1 इसमें 1 इसमें, तो केवल एक ही बार मिलना है 1, बाकी कभी 1 नहीं मिलना है। तो ये एंड गेट का कॉन्सेप्ट आ गया। तो बच्चों बढ़िया सवाल है, एंड गेट पर हमारा चौथा वाला आंसर आ जाएगा। ये रहा हम लोगों का 15 क्वेश्चन का, बाकी बेटा आगे के सर कर रहेंगे हम। तो बच्चों जय हिंद। ये हम लोगों का 7वां FST है जो डिस्कशन चल रहा है। पहले 15 क्वेश्चन आपके डिस्कस हो चुके हैं और अब 16वें क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। एरर का क्वेश्चन है, काफी सिंपल है। रिलेटिव एरर दी गई है और क्यूब दिया गया है, और कहते हैं कि रिलेटिव एरर इन द सरफेस एरिया अल्फा है। तो पहले देखो, क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है बेटा, ये 6 स्क्वायर होता है। मालूम होना चाहिए कि ये 6 स्क्वायर होता है क्यूब का सरफेस एरिया। तो रिलेटिव एरर डेल्टा S अपॉन S बराबर हो जाएगा 6 2a टू डेल्टा A अपॉन A। पहले मैं डिफरेंशिएट करने लगा था, लेकिन फिर मैंने डायरेक्ट, आप लोग जानते हैं ये एक्चुअली ऐसे होता है। S बराबर होता है 6a स्क्वायर, देख लो ये आता कैसे। फिर ds बराबर हो जाएगा 12a और फिर उन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो ds अपॉन S बराबर 2 da/a। तो याद कर लो, ये S है तो डेल्टा S/S बराबर 2 डेल्टा A/A, और ये मेरे पास दिया हुआ है अल्फा। द रिलेटिव एरर इन दिस इज अल्फा। क्यूब क्या होगा, V बराबर A क्यूब होता है ना। तो डेल्टा V अपॉन V बराबर हो जाएगा 3 डेल्टा A/A। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो बच्चा तो डेल्टा V अपॉन V अपॉन डेल्टा S अपॉन S बराबर 3/2, क्योंकि डेल्टा A अपॉन A कैंसिल हो जाएगा, और डेल्टा S अपॉन S अल्फा दिया है, तो मेरे पास आ जाएगा डेल्टा V अपॉन V
बराबर 3/2 अल्फा, यानी हमारा आंसर नंबर पहला सही है। तो 16 का आंसर हो गया फर्स्ट। और ये पास्ट PYQ से मॉडिफाइड किया गया है। इस पेपर के ज्यादातर क्वेश्चन पिछले साल के PYQs को चेंज करके बनाए गए हैं। 17 क्वेश्चन भी वैसे ही है। एक 60 हॉर्स पावर की मोटर है और एक एलिवेटर को उठा रही है। तो ये हमारे पास एलिवेटर है। ये एलिवेटर है। और इसको कोई एक मोटर है, मोटर से ऐसे बांध दिया जाता है। मोटर ये टेंशन टी दे रही है, ये टी इसको उठा रही है। ऐसे एलिवेटर उठती है। इसके ऊपर वाले हिस्से से एक केबल होती है और केबल से मोटर अटैच होती है। तो ये मोटर इस पर फोर्स टी ऊपर की ओर लगा रही है। और नीचे की ओर कौन कौन सा फोर्स है वो भी देख लो। एक हमारे पास 2000 kg है, तो ये 2000 G फोर्स हो गया। और चूंकि केबल ऊपर जा रही है तो एक फ्रिक्शन फोर्स भी नीचे लगेगा, ये 4000 न्यूटन है। और साथ में ये स्पीड पूछ रहा है। हमने मान लिया लेट एलिवेटर की स्पीड v है। लेट एलिवेटर स्पीड इज इक्वल टू v। v ही हमको निकालना है। मोटर 60 हॉर्स पावर की है और ये मैक्सिमम लोड है, मतलब पूरी कैपेबिलिटी यूज कर रही है। तो एक फार्मूला जानते होगे, पावर बराबर फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो पावर है 60 और हॉर्स पावर को 746 से जूल में बदल लिया। वेलोसिटी हमें निकालनी है। और ये जो फोर्स है, सिंस एलिवेटर की स्पीड कांस्टेंट है यानी एक्सेलरेशन जीरो है, तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो T बराबर 2000 G और प्लस 4000 न्यूटन, तो ये 24,000 न्यूटन हो गया। T की वैल्यू 2000 है तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो इंटू 24,000। तो ये मेरे पास रिलेशन बन के आया। अब इसी से हम लोग v निकालेंगे और कोई बहुत कठिन कैलकुलेशन भी नहीं है इसका। आप काट पीट लीजिए। v बराबर और 0.746 कर दिया और इंटू 60 बटे कर दिया और 24 भी कर दिया। 12 दूनी 24 हो गया, 12 पंचे 60 हो गया। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0.2 6, 2 7 14, 2 6, ये कट गया, इंटू 5 आ गया। और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1.865। 1.865 इतनी वेलोसिटी आ रही है एंड इट इज अप्रॉक्स 1.9। तो वी विल गो विद आंसर नंबर थर्ड। डिवाइड करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन ये सरल था। 18वां क्वेश्चन भी सिंपल ही है। देखो, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है और क्या क्या दिया है, रेडियस दिया हुआ है बेटा
सर्किल की 500 मीटर और इसकी चाल इस स्पीड से बढ़ रही है, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 2 है। और कहते हैं कि जब इसकी चाल 30 मीटर पर सेकेंड है तो कार का टोटल एक्सेलरेशन और रेडियस के बीच का एंगल होगा। तो पहले तो बनाते हैं, देखिए ये पार्टिकल सर्कुलर कर रहा है और पार्टिकल सपोज कर लो ये है, ये रेडियस है, तो दो एक्सेलरेशन होंगे। इस तरफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, वो दिया हुआ है 2, और इस तरफ बेटा रेडियल एक्सेलरेशन होगा, वो भी दिया नहीं है लेकिन निकाल लेंगे, चाल दी है, रेडियस दी है, तो रेडियल एक्सेलरेशन होता है v², 30 का स्क्वायर अपॉन 500, तो ये हो जाएगा 900/500, तो 9/5 हो गया है ये। अब टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा? टोटल एक्सेलरेशन इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, और रेडियस और टोटल एक्सेलरेशन के बीच का एंगल अगर ये थीटा है तो tan थीटा बराबर मेरे पास आ जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपॉन रेडियल एक्सेलरेशन। दोनों आप बेटा निकाल चुके हो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया है 2 और रेडियल एक्सेलरेशन है ये 9/5, तो 5 ऊपर चला गया, 10/9 आ गया, तो tan थीटा बराबर 10/9, तो ये एंगल हो गया थीटा बराबर tan इनवर्स 10/9। थोड़ी सी यहाँ एक गड़बड़ है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। सेकंड आंसर होगा ये, ऐसे ब्रैकेट में होना चाहिए, बट ठीक है, tan इनवर्स बराबर 10/9 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी 2016 का था, उसमें मैं बता दूं किया क्या है, उसमें टोटल एक्सेलरेशन पूछा था और मैंने उसमें अल्फा पूछ दिया है, कंसेप्ट वही है। अब देखिए ये एक फिर बढ़िया क्वेश्चन है। कोई एक हॉलो स्फीयर है और इसकी रेडियस r है, ये मेरे पास हॉलो स्फीयर है। और कोई एक एक्सिस भी है, ये मान लीजिए एक्सिस है, और इस एक्सिस के अबाउट घूर्णन त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ गायरेशन, जिसे हम लोग के कहते हैं, ये 2r है। तो मेरे को ये दूरी बतानी है, ये दूरी कितनी है? ये नहीं है रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन इस एक्सिस के अबाउट दी गई है, ये दूरी रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं है। तो इसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं, जैसे लिखते हैं, गोला है, खोखला गोला है, हॉलो स्फीयर है, तो 2/3 mr², और ये डिस्टेंस मेरे पास हमने x मानी है, तो mx², ये इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर m×k², और ये 2r का स्क्वायर है। तो कुल मिला के अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लीजिए। पहली बात, m से m से m से m काट दीजिए, ये 2 क्या बना, x² बराबर, देखो ये आ गया 4r², और ये आ गया 2/3r², ये
मेरा वायर फंस गया था तो हम भी देख रहे थे, अब दिखेगा आपको। अब 3 एलसीएम ले लीजिए, 4 तिहाई 12 माइनस 2, 10r² / 3। तो दूरी x बराबर हो जाएगी r√10/3। तो पहला आंसर आ जाएगा √10/3r, आर स्क्वायर रूट के बाहर है। और ज्यादातर क्वेश्चन देखो वन लाइनर ही हैं, कैसा भी एफएसटी हो, कुछ क्वेश्चंस कठिन होते हैं, इसमें भी हैं, 31 से अभी मिलेंगे। और लेकिन तब भी चाहे जितना कठिन पेपर हो, आपको 20-25 क्वेश्चन की गुंजाइश एनटीए हमेशा देता है। और हमारी विशेषता यही होनी चाहिए कि पेपर कैसा भी हो, उसमें से अपने मतलब के क्वेश्चन निकाल के कर लेने हैं, घबराना नहीं है। इसमें पहला वाला तो सही ही है, स्ट्रेस इज द इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ ए बॉडी, इलास्टिसिटी की डिफिनीशन से। और बेटा स्टील ज्यादा इलास्टिक होती है, क्योंकि स्टील का यंग मॉडुलस ज्यादा होता है। और एक मोटी तौर पे सोच लो कि कोई जैसे दो बॉडीज हैं और पता करना है कि कौन ज्यादा इलास्टिक है, तो दोनों की सेम डायमेंशन के वायर ले लो और दोनों पे सेम फोर्स लगा दो, तो जो कम स्ट्रेच हो वो ज्यादा इलास्टिक है। तो स्टील ज्यादा इलास्टिक होती है क्योंकि इसका यंग मॉडुलस ज्यादा होता है। तो सेकंड वाला गलत है, इसलिए आंसर थर्ड हो जाएगा। assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। और फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में। ये यहां से देखो लिया गया है, ये पे डिफरेंट की लिखी हुई है, इसमें बोन के बारे में लिखा है, जरूर पढ़ लेना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये भी वन लाइन का क्वेश्चन है। एक पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM और x बराबर a/3 पे काइनेटिक एनर्जी k है, तो 2a/3 पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो पहला काम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद होगा आपको, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM ½ mv², और v को लिख देंगे ω² a² - x²। बस अब कुछ करना ही नहीं है। कब काइनेटिक एनर्जी पूछिए? जब x बराबर 2a/3 था। तो सपोज उस समय एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी थी ke, और a था m⍵², और x था a² - 4a² / 9। मैंने 2a/3 का स्क्वायर यहां लिख दिया, और k बराबर है 1/2 m⍵² a² - a²/9। इस बार x की जगह पे a/3 लिख दिया है, तो a²/9 हो गया। अब डिवाइड कर दीजिए, काइनेटिक एनर्जी जो हमें पता करनी है अपॉन k बराबर ½ m⍵², कट जाएगा, ये हो जाएगा 9 - 4, 5a²/9, और नीचे आ जाएगा 8a²/9। ये बार बार ये बोर्ड थोड़ा दिक्कत कर रहा है, ये 9 नीचे है, 9 से 9a² से i² कट गया। काइनेटिक एनर्जी बराबर 5/8k, थर्ड आ जाएगा। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। चलिए भाई, ये फॉर्मूला दिया है,
एनसीईआरटी ने टाइम के टर्म में दिया है, और अगर आप यहाँ पर v वाला था नहीं लेकिन पूछा जाता था, v बराबर होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर v की वैल्यू ये यहाँ से रख दें तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगी। ये है 22। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट और बैटरी जुड़ी हुई है। अगर बैटरी जुड़ी हुई है तो बेटा ये पोटेंशियल डिफरेंस V कांस्टेंट रहेगा। तो फार्मूला लिखो भाई, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ CV स्क्वायर, और चार्ज Q बराबर होता है CV, और अगर आवेश घनत्व निकालना है तो Q बाई A, तो CV बाई A। तो जब बैटरी नहीं डाली थी तब ये वैल्यूज कुछ थी। तो चार्ज कितना था, इसकी कैपेसिटी C मान लो, जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डाली है तो चार्ज था CV, तो चार्ज घनत्व तो चार्ज डेंसिटी CV बाई A हो गया, और एनर्जी थी हाफ CV स्क्वायर। और जब हम एक बैटरी डाल देंगे ना तो आपको मालूम है कि ये C K टाइम्स हो जाएगा, KC, तो दोनों जगह K आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी भी K टाइम्स हो जाएगी और चार्ज डेंसिटी भी K टाइम्स हो जाएगी। तो दोनों ही असर्शन रीजन दोनों ही सही हैं। 22 का आंसर फर्स्ट होगा। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया है, और ये आप लोगों में से बहुत गलत किया होगा लोगों ने। देखो इसमें है क्या, a wire of resistance R is bent into a circular ring of radius small r. Same wire is connected between P and Q of resistance R by 3. इक्विवेलेंट बिटवीन P एंड Q में आ गया है। तो देखो क्या है, ये एक टोटल वायर था, मैं कलर बदल देता हूं, ये एक टोटल वायर था, इसका रेजिस्टेंस R था, और यहां पे कनेक्शन दिया गया है ऐसे। तो ये वाला रेजिस्टेंस कितना होगा, ये वाला कितना होगा, ये एंगल दिया है 120। तो आपको मालूम है टोटल एंगल 360 होता है। तो ये हम PQ बनाते हैं ऐसे, तो ये जो पोर्शन PAQ है ये रेजिस्टेंस होगा R बाई 3, और ये जो बड़ा वाला पोर्शन है PBQ ये इसका दुगना होगा 2R बाई 3, क्योंकि ये कैसे डिवाइड हुआ, तो टोटल एंगल कितना होता है 360। तो ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ की डबल है, तो ये वाला रेजिस्टेंस भी इसका डबल होगा। तो ये x है तो वो 2x है, और टोटल R है तो x बराबर ये R बाई 3 है और ये 2R बाई 3 है। ये नॉर्मल क्वेश्चन था। इसमें मैंने एक काम और किया है, इस क्वेश्चन में ये किया गया है कि P और Q के बीच में एक ऐसा ही वायर और जोड़ दिया है जिसका रेजिस्टेंस R बाई 3 है। यानी यहां से ये दो तो थे ही, एक मैंने और जोड़ दिया, और इसका भी रेजिस्टेंस R बाई 3 है। अब इक्विवेलेंट निकालना है, तो अब तो इक्विवेलेंट बड़े प्यार से निकलेगा, पैरेलल में है भैया तीनों। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर, तो 1/R, तो 3/R प्लस
3/r और प्लस 2r/3। अब यहां से इसको जोड़ लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 और 6 12, 12 और 3 15, तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर एलसीएम 2r ले लेते हैं, तो 6 + 6 + 3, तो r इक्विवेलेंट बराबर 2r/15। तो थर्ड आंसर आ जाएगा ये 2r/15। खाली एक चेंज कर दिया गया था, 2r/15 थर्ड वाला आंसर है। और इट इज ए गुड क्वेश्चन, गुड मॉडिफाइड क्वेश्चन। और 24वां वाला तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। आप जानते हैं कैपलर्स लॉ से कि जो t² होता है वो प्रोपोर्शनल टू r³ होता है, कैपलर थर्ड लॉ। और यहाँ पे ठीक ढंग से स्लाइड में नहीं बना है, लेकिन पेपर में क्लियर कट लिखा है कि ये r³ है। ये पेपर है हमारे पास, और ये जो ग्राफ बने हुए हैं, पहला t² r³ के बीच में है, दूसरा t² r³ के बीच में है, तो सेकंड वाला ये सही होगा। t² प्रोपोर्शनल टू r³ है, तो सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा 24 का। और बाकी ये गलत हो जाएंगे। t और r का रिलेशन तो बहुत ही कठिन हो जाएगा। ये है t प्रोपोर्शनल टू, अब r की पावर 3/2 है, तो ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं आएगा। और सिमिलरली ये भी ऐसा नहीं आएगा। r के बढ़ने पे t बढ़ेगा, तो इसका स्लोप डिक्रीज नहीं होगा, स्लोप इंक्रीज करेगा। तो ये दोनों गलत हैं, यही वाला सबसे सही है। अब ये 25 नंबर है, ये भी मॉडिफाइड है। एक सेमी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सेमी सर्कुलर यूनिफॉर्म डिस्क OAB। तो देखो ये ऐसा है, OAB ये है, ये यूनिफॉर्म डिस्क है, मतलब दिस इज सॉलिड, और इसका मास कितना है, m है। और मास m है, रेडियस r है, ठीक, रेडियस r हो गई। अबाउट BO लाइन, तो इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आपको मालूम है कि अगर ये डिस्क होती, इसका मास m है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, जानते हो, mr²/4 होता है। तो हम लोग इसको इंटीग्रेशन से नहीं करेंगे, सिंपल करेंगे। हमने मान लिया कि हमारे पास नीचे भी हमने ऐसी ही एक डिस्क और जोड़ दी, तो इसका भी मास m हो गया। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2m। वही फार्मूला लग जाएगा, डिस्क का मास 2m ले लेंगे, क्योंकि m ऊपर है तो m नीचे भी है, तो 2m r²/4। अब इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, तो देखो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो आधा आधा हो जाएगा। तो इस वाले पोर्शन का भी इसके अबाउट आधा हो जाएगा इसका, यानी mr²/4। तो थर्ड आंसर इसका आ जाएगा, और बहुत ही जल्दी इसका आंसर आ जाता है। और इसमें आपको कुछ भी ज्यादा
कैलकुलेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं थी और सिंपल लॉजिक से ये क्वेश्चन हो जाएगा। उसी तरीके से ये भी गॉस लॉ का एक अच्छा क्वेश्चन है और ये चार्ज NQ रखा है और कहते हैं कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा। तो आप ऐसा करो कि ये क्यूब ऐसे कंप्लीट कर लो, तो हमारे पास ये NQ इसके कॉर्नर पे हो गया, तो इसका कंट्रीब्यूशन होगा 1/8। तो जो टोटल फ्लक्स पास होगा NQ की वजह से पूरे क्यूब से NQ/8ε0 होगा, NQ0/8ε0। इसमें से 3 ऐसी सरफेसेस जिसपे ये है, टॉप वाली, बैक वाली और ये वाली, इनसे कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा और इससे बाकी 3 से इसका 1/3 हो जाएगा। तो NQ/24ε0 ये इसका आंसर हो गया। व्हाट अबाउट दिस? तो चूंकि ये चार्ज तो इसी प्लेट पर है, तो इसकी वजह से इससे कोई भी फ्लक्स नहीं कटेगा। ऑल फील्ड लाइंस विल बी पैरेलल टू द प्लेन, इसको कट नहीं करेंगी। तो इस क्वेश्चन में मॉडिफाई क्या किया गया था? एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन था, यहां पे रखा गया था a/2 पे Q, तो इससे Q/6ε0 सबको रटा हुआ था। इसको मैंने यहां पे कर दिया Q, तो ये Q/24 हो जाता और फिर इसको N कर दिया, एक यहां भी लगा दिया, उसी को बढ़ाते बढ़ाते हम लोग चलते रहे। ये गॉस लॉ लिखा हुआ है। ये भी क्वेश्चन देखने में कठिन लग रहा है। पहले देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है। मैग्नेटिक फील्ड है मेरे पास पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, इस तरफ से पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, ठीक। तो अब इस वायर के स्ट्रक्चर पर मुझे फोर्स निकालना है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई वायर्स या कॉइल रखता है तो हमें 2 रिजल्ट मालूम है। नंबर 1 की अगर वायर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो 2 पोर्शन है FE और BA, इन पे कोई फोर्स नहीं लगना है, तो इसको छोड़ दीजिए। अब ये जो पोर्शन है इसमें करंट I ऊपर जा रही है, फिर ऐसे आ रही है, फिर ऐसे आ रही है, तो इसको बेटा ऐसे मैंने मिला दिया और करंट को दोनों पार्ट में ऐसे ऐसे भगा दिया। मतलब ये ऐसे था, करंट ऐसे ऐसे जा रही थी, तो मैंने एक ऐसे वायर लगा दिया और एक ऐसे लगा दिया। तो चूंकि इस वाले वायर में चूंकि टोटल करंट यहाँ पे 0 थी, तो जितनी इधर जा रही है उतनी जा रही है, इधर भी आ रही है, तो नेट तो 0 ही रही। तो मामला यही रहा। लेकिन मेरा मामला आसान हो गया। कैसे? ये तो करंट कैरिंग लूप हो गया, इस पे तो कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। यानी कुल मिला के स्ट्रक्चर में मेरे पास इस पर कोई फोर्स नहीं लगना है, इस पर कोई फोर्स नहीं लगना है, इस लूप पर कोई फोर्स नहीं लगना है, सिर्फ इतने पोर्शन पर फोर्स लगना है। और ये वाले वायर में करंट कितनी है? I। करंट कितनी है? I। लेंथ है L, इसकी भी लेंथ है L ही है, और साथ में
डायरेक्शन है आई कैप और फोर्स होता है आई एल क्रॉस बी, और बी है मेरे पास बी के, बी जे, तो ये हो जाएगा आई एल बी और आई क्रॉस जे के डायरेक्शन में हो गया। तो सेकंड वाला आंसर आ गया मेरे पास। तो ये एक लाइन का क्वेश्चन था। अब इसको जो बच्चे बारी बारी से सब पे फोर्स निकाल के जोड़ेंगे उनके लिए डेफिनेटली लंबा है। तो एक ये ट्रिकी क्वेश्चन था कि जैसे ये अगर स्ट्रक्चर आ रहा है तो और यूनिफॉर्म फील्ड है, तो आप इस पर फोर्स मत निकालो। आप अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो एंड पॉइंट से यहां तक वाले वायर पे फोर्स निकाल लो, वही इस पे फोर्स आएगा। इसको सर लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाते समय बताते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए कि एक टावर से दो गेंदें फेंकी जाती हैं। ये वाली हाइट एच है, एक ऊपर की ओर फेंकी जाती है और दूसरी तो ये ऐसे ऊपर जाएगी और नीचे आ जाएगी। एक गेंद सीधे नीचे की ओर फेंकी जाती है ऐसे, ये, और सेम वेलोसिटी से, स्पीड दोनों की सेम है, ये भी यू है यू भी है। पहली वाली गेंद 4 सेकंड में टकराती है, ये वाली गेंद यहां से यहां तक आने में 4 सेकंड से टकराती। ये टोटल टाइम 4 सेकंड और इसका टाइम 3 सेकंड है। तो कहते हैं कि बताइए कि इसकी हाइट कितनी है। तो करते हैं इसको कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहां पे एक रिजल्ट है कि अगर इस टाइप की दो केसेस हैं, जैसे यहां पर सेम स्पीड से ऊपर नीचे फेंका गया है, आपको क्लास में ये शॉर्टकट बताया गया होगा कि अगर इसको टाइम t1 लगता है और इसको t2 लगता है, तो अगर एक बॉल को यहां से ड्रॉप कर दो तो उसको √T1 T2 टाइम लगेगा। ये रिजल्ट ये बताया जाता है क्लास में। हाइट है, एक गेंद को ऐसे ऊपर फेंक दिया, इसको जमीन तक आने में T1 टाइम लगा। एक को यू से नीचे फेंक दिया तो इसको T2 टाइम लगा। तो अगर सेम हाइट से एक गेंद को ड्रॉप कर दोगे तो उसको नीचे तक आने में √T1 T2 टाइम लगेगा। तो ड्रॉप वाला केस ले लो, तो H बराबर ड्रॉप है तो U0, तो हाफ G यानी 10 और T1 T2 का स्क्वायर, तो ये T1 T2, तो ये हो जाएगा 5 और T1 है 4 और T2 है 3, तो 4 3 12 पंचे 60 मीटर इसका आंसर होगा सेकंड वाला। और ये हो गया है। और इसका आपके सॉल्यूशन में आंसर तो वही आना है, क्योंकि वही आना है। ये बहुत ही लंबे तरीके से, मतलब पूरे डिस्क्रिप्शन से किया गया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें इन्होंने क्या किया है, बाकायदा एच हाइट मान करके पहले यू निकाला है और फिर सॉल्व करके निकाला है, दो इक्वेशन बना के। बट दैट इज ए लॉन्ग मेथड, और मैं तो कहूँगा ये फार्मूला याद कर लीजिए, उससे वहाँ पे नीट में आपको काफ़ी आराम मिलेगा। बहुत ही फेमस रिजल्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 29 देख के आंसर देने वाला क्वेश्चन है कि हमारे पास एक कंडक्टिंग शेल है और चार्ज प्लस क्यू ये रख दिया गया है।
मैं चार्ज बना देता हूं दूसरे कलर से। ये प्लस क्यू है और कहते हैं कि यहाँ पे कितना होगा, तो चूंकि ये कंडक्टिंग शेल है तो इधर कुछ चार्ज इंड्यूस होगा ये, और पॉजिटिव चार्ज है तो इधर वाला निगेटिव होगा और इधर वाला चार्ज पॉजिटिव होगा। ये इंडक्शन से चार्ज आ जाएगा। मान लिया निगेटिव चार्ज Q1 प्लस Q1 है, पॉजिटिव चार्ज Q2 है, टोटल चार्ज Q1 ये माइनस में होगा, माइनस है, माइनस Q1 प्लस Q2 बराबर जीरो ही रहेगा, क्योंकि इस पर ओरिजिनल तो कोई चार्ज था नहीं। पोलराइजेशन से जो चार्ज प्रोड्यूस होते हैं वो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब यहां पे अगर पोटेंशियल निकालना है तो इसकी वजह से तो पोटेंशियल हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन, अब देखिए इसकी रेडियस 2r थी और सरफेस से 3r डिस्टेंस पर है, तो टोटल डिस्टेंस 5r हो गई। इसकी वजह से पोटेंशियल, और इनकी वजह से जीरो, क्योंकि टोटल चार्ज तो ये जीरो ही है और सबकी डिस्टेंस बराबर है। तो आंसर हो जाएगा Q अपॉन 20πε0r। फर्स्ट आंसर हो जाएगा। इसको सोचिए क्यों जीरो है, भाई सारे चार्ज सेंटर से सेम डिस्टेंस पे है, तो माइनस Q1/r और प्लस Q2/r, इनका सम जीरो है, तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन इसका जीरो हो जाएगा। फर्स्ट आंसर आ जाएगा 29 का फर्स्ट। और अब 30th, ये फॉर्मूला है वहीं से बनाया गया था। 30th में कहते हैं कि फोर्स इधर नहीं बना है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज I+6J, हिंदी में नहीं लिखा है, लिख लीजिए। और एक स्ट्रेट लाइन है 3y + kx बराबर 5, तो 3y + kx बराबर 5 को अगर हम ट्रेस करें तो ऐसे करते हैं ट्रेस, 3y + kx बराबर 5, तो पहले पुट x = 0, तो जब x को 0 रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा 5/3, तो ये पॉइंट आएगा यहां 0 और 5/3। नाउ पुट y = 0, तो x बराबर हो जाएगा 5/k, तो ये दूसरा पॉइंट मिल गया। ये x में 5/k है और y कोऑर्डिनेट इसमें 0 है, और आप इस लाइन के अलोंग ला रहे हैं पार्टिकल को, और हमारे पास इस लाइन का स्लोप कितना है, स्लोप निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। इस लाइन की इक्वेशन भी लिख सकते हैं, और इस लाइन को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो आप आसानी से लिख सकते हो ये मान लीजिए P है और ये Q है, तो वेक्टर PQ कितना हो जाएगा, 0 - 5/k I कैप प्लस 5/3 - 0 J कैप, तो ये वेक्टर बन गया -5/k I कैप प्लस 5/3 J कैप। और चूंकि इसको कहीं पर भी ले जाओ इस फोर्स के द्वारा तो वर्क डन 0 है,
यानी ये दोनों वेक्टर्स, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर, परपेंडिकुलर हैं। तो बेटा डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो -5/k_i प्लस 5/3j और डॉट i प्लस 6j बराबर 0। तो i का कॉफिशिएंट करेंगे तो -5/k और j का करेंगे तो 5 × 6/3 बराबर 0। तो इसका मतलब है 5/k बराबर 30/3 आ जाएगा। तो k बराबर 5/10 यानी 0.5 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन की फिलॉसफी थी। ये सेकंड आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास 30th वाला क्वेश्चन था। इसके बाद आइए हमारे पास 31st वाला देखते हैं। 31st क्वेश्चन में कहते हैं कि किस, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, किसी एटम के एनर्जी ऑर्बिट्स दिए हैं और कहते हैं कि सबसे ज्यादा एमिशन एनर्जी किस में होगी, रिलीज होगी। तो ये जो एब्जॉर्प्शन वाला है इसको तो आप छोड़ दो, क्योंकि इसमें तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, इसमें रिलीज नहीं होगी। सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी इसमें, क्योंकि ये वाला एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होता है, ये वाला उससे कम होता है, ये वाला उससे कम होता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ये एनर्जी गैप कम होते जाते हैं। तो सबसे ज्यादा एनर्जी ट्रांजिट थर्ड वाले में होगी। तो थर्ड आंसर इसका आ जाएगा। और देख के ही पता चल जाता है, कोई खास कठिन क्वेश्चन नहीं था। ये भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्वेश्चन है। आप बोर्स मॉडल लिखिए हाइड्रोजन एटम का। तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स बेटा कौन सा होता है? ये फोर्स होता है mv² r। लेकिन इसमें v भी आता है, तो फोर्स ऐसे लिख दो 1/4πε0 e²/r²। इसमें v नहीं आता है। और r बेटा प्रोपोर्शनल होता है n² के। तो ये नीचे प्रोपोर्शनल टू 1/n⁴ हो जाएगा। और 1/n⁴ को n⁻⁻⁴ लिख सकते हो, इसलिए 32 का आंसर सेकंड होगा। चलो, ये फॉर्मूला है, इसमें कुछ बताना नहीं है। एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर नॉर्मल विजन आप सब लोग जानते हैं कि ये FO/FE होता है। तो अभिदृश्यक यानी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ मेरे पास f1 है, आईपीस की f2 है। तो आंसर थर्ड वाला होगा f1/f2। चलिए नेक्स्ट में आइए, सीधे फॉर्मूले पूछ लिया था। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो ये दो साइड हैं, नाम रख दीजिए 3i - 3i + 2j - 4k। और ये है -i + 2j + k। अब हमें ये वाला एरिया निकालना है। तो ये वाला एरिया मेरे पास, फॉर्मूला है मेरे पास, हाफ ऑफ मॉड ऑफ a × b। अब हाफ लगा दीजिए
और A क्रॉस B मॉड ऐसे निकाल लीजिए, I J K और -3 2 और -4 -1 2 और 1, इस क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड लेना है। अब आप इस क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड बड़े आसानी से लेंगे। ये मेरे पास आ रहा है 10i + 7j, 10i + 7j -4k। आई होप आपको ये डिटर्मिनेंट मेथड आता है करने को, तो वो मैंने करके नहीं दिखाया है। और फिर इसके बाद मॉड लेना भी आता है, तो 100 और 49 और 16, तो ये आ जाएगा √165। तो √165/2 आएगा। तो फर्स्ट वाला आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट में लिखना है तो 4 हो जाएगा ये। तो फर्स्ट आंसर हो गया इसका। सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कोई ट्विस्टिंग नहीं थी। इसमें थोड़ी सी ट्विस्टिंग है, इसमें एक रिजल्ट लगेगा और उसकी वजह से देखो, हम लोग अक्सर ये देखते थे कि जैसे ये वायर है और ये 2 पॉइंट हैं, इधर से करंट आई और इधर से गई, तो यहां पे फील्ड 0 होती थी। ये बड़ा पॉपुलर रिजल्ट है नीट एस्पिरेंट्स में। यहां पर सीधे यहीं से एंट्री नहीं हो रही है, यहां पर करंट ऐसे आ रही है, फिर ऐसे जा रही है, और ये दोनों सेमी इनफाइनाइट वायर हैं, और दोनों की वजह से केंद्र पर जो फील्ड होगी वो डॉट डायरेक्शन में होगी। तो μ0/4 I/r, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसकी ये भी सेमी इनफाइनाइट है, ये भी सेमी इनफाइनाइट है, दोनों की वजह से डॉट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर। ये जो सर्कुलर वायर है, ये करंट डिस्ट्रीब्यूट हुई है, एक ऐसे आई घूम के, एक ऐसे आई, इन दोनों की वजह से कंट्रीब्यूशन 0 होगा। तो आंसर हो जाएगा μ0/2 I/r। तो फर्स्ट आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, 35 का फर्स्ट है। इसमें जिन लोगों को ये रिजल्ट याद था, उन्होंने देख के आंसर 0 लिख दिया होगा, बस ये गड़बड़ हुई होगी। इसमें इस वायर को इनफाइनाइट तक ले गए हैं, और फिर ये 2 पार्ट में टूटा है, और फिर ये इनफाइनाइट में ले गया है। तो यहां के डिस्ट्रीब्यूशन से तो 0 है, लेकिन इनकी वजह से फील्ड आ गई है। यही इसमें एक खास बात थी। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 36 है, और ये एक मिसलेनियस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है कि कई चीजें इसमें लगाई गई हैं। आप इसको समझ लीजिए कि क्या है इसमें। देखिए, ये एक रॉड है, और दोनों रॉड की लेंथ अलग अलग है, L1 L2 है। इसकी लेंथ हमारे पास दी गई है L1, और इसकी लेंथ दी गई है L2, और इसको पुश किया गया V1 से, इसको पुश किया गया V2 से, और कहते हैं कि इनके एक्सेलरेशन A1 A2 हैं, और A1 ग्रेटर देन A2 चाहिए, A1 ग्रेटर देन A2 चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा जिससे कि A1 ग्रेटर देन A2? तो जब किसी भी रॉड को आप नीचे की ओर पुश करेंगे, आपने वेलोसिटी दी, मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसमें एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। तो ईएमएफ कितना डेवलप होगा, पहली रॉड का लिखते हैं, फिर सेकेंड रॉड का उसी की बेसिस पे लिख लेंगे। तो ईएमएफ बेटा होगा E1 बराबर, आप
मोशनल ईएमएफ जानते हैं कि जब रॉड को नीचे चलाते हैं, तीनों परपेंडिकुलर हैं, लेंथ वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो V क्रॉस B डॉट L आता है। तो V1, L1 और B, ये ईएमएफ आया और इस ईएमएफ की वजह से इसमें कुछ करंट भी आएगी। तो मैं करंट निकालता हूं, I1 बराबर E1 बाई R, तो V1 L1B अपॉन R, और जब इस वायर में करंट बहेगी तो इस पर फोर्स भी लगेगा, फोर्स भी लगेगा। तो हम दोनों ही चीजें निकालेंगे। पहले फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाते हैं करंट की डायरेक्शन के लिए। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, मोशन नीचे की ओर है, तो इंड्यूस्ड करंट इधर जा रहा है, यानी करंट मेरे पास ऐसे पे फ्लो करेगी। ये I1 की डायरेक्शन, फ्लेमिंग राइट हैंड लगाया है, और इस I1 की वजह से जो इस पर फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड में, वो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से डायरेक्शन निकालते हैं। तो अब इधर हो गया करंट, इधर हो गया फील्ड, लेफ्ट हैंड लगा रहा हूं, करंट की डायरेक्शन में मिडिल फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इंडेक्स फिंगर, और ऊपर की ओर, तो ये फोर्स ऊपर की ओर है F1। ये फोर्स कितना होगा, तो फोर्स F1 बराबर हो जाएगा, तो I तो ये है, तो V1 L1 B अपॉन R, और स्क्वायर हो जाएंगे इनके, ये I था, BL से और मल्टीप्लाई कर रहा है। ऊपर वाले लग रहा है F1 इज इक्वल टू V1 L1 स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन R। सिमिलरली ये पहले वाले पर था, दूसरे वाले पे भी बिल्कुल वही चीज है, तो F2 हो जाएगा V2 L1 स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन R, R तो दोनों बराबर थे। अब टोटल हमारे पास दो फोर्स हो गए रॉड पे, ये F1 है और ये F2 है, और क्योंकि दोनों के मासेस बराबर हैं तो वेट दोनों के बराबर लगेंगे, तो एक्सेलरेशन ये ज्यादा कम होगा। अब एक्सेलरेशन निकालना है तो फोर्स को मास से डिवाइड करेंगे, तो F1 माइनस mg अपॉन m, तो दिस ये इससे बड़ा होना है। mg तो दोनों पे बराबर है, अगर F1 बड़ा है तो A1 बड़ा है, F2 बड़ा है, तो अगर हमें A1 ग्रेटर देन A2 चाहिए तो हमारे पास F1 ग्रेटर देन F2 होना चाहिए, यानी V1 पता नहीं क्या आ गया भाई, ऐड आ गया ये। तो L1 स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन R मस्ट बी ग्रेटर देन V2 L2 स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन R। तो इसका मतलब है L1 अपॉन L2, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, L1 अपॉन L2 का स्क्वायर ग्रेटर देन V2 बाई V1, या L1 अपॉन L2, ये तो बहुत दिख सकता है, तो अंडर रूट में लिखा हुआ है, तो L1 अपॉन L2 ग्रेटर देन
v2 अपॉन v1 की पावर 1/2 आ रहा है ये। तो इसका आंसर थर्ड वाला आ रहा है क्या, देखिए सेकंड वाला, v2 अपॉन v1 की पावर 1/2, हाँ सेकंड वाला है ये। तो ये था, इसी फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन पूछा गया था। दो चैप्टर का इसको मिक्सिंग किया गया। मोशनल ईएमएफ वाले फंडे से पहले ईएमएफ निकालिए, क्लोज सर्किट है तो करंट निकालिए। अब फील्ड में करंट जा रही है तो फोर्स भी लगेगा। अब अगर एक्सेलरेशन ज्यादा चाहिए तो फोर्स ज्यादा होना चाहिए, बस सिंपल सी बात। मिला जुला के क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन एक साउंड का है, पुराना क्वेश्चन है ये, पास्ट पीवाईक्यूज में से है। और धीरे धीरे इसको हम लोग करते हैं, समझ के करिएगा, इसमें लॉजिक ज्यादा है, कैलकुलेशन कम है। एक ओपन पाइप है, एन ओपन पाइप है, और अपनी सेकेंड हार्मोनिक में F1 के साथ रेजोनेंस में है। तो यानी अब इसकी लंबाई हम L मान लेते हैं, तो इसकी फंडामेंटल टोन हो जाएगी V/2L, फर्स्ट हार्मोनिक। सेकेंड हार्मोनिक हो जाएगी 2V/2L। ओपन पाइप में सेकेंड हार्मोनिक फंडामेंटल टोन की डबल होती है, इवन आउट दोनों हार्मोनिक मिलते हैं। तो पहला 1 है तो दूसरा 2 है तो तीसरा 3 होगा, ऐसे। और ये रेजोनेंस में है F1 के साथ, तो F1 बराबर 2V/2L, तो मतलब F1 बराबर आ गया है V/L। ये पहला पार्ट कह रहा है। इसके बाद दो काम किए गए। कौन से काम किए गए, देखिए, ये जो पाइप अभी तक ओपन था इसको अब क्लोज कर दिया गया। लंबाई तो वही रही, पाइप की लंबाई तो बदली नहीं गई भाई, क्लोज कर दिया गया। तो अब बेटा इसकी फंडामेंटल टोन हो जाएगी V/4L। ये क्लोज पाइप की फंडामेंटल टोन होती है। और nth हार्मोनिक, इसका nth हार्मोनिक, nth हार्मोनिक का मतलब क्या होता है, कोई भी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल टोन की जितने टाइम्स होती है वो उसका हार्मोनिक नंबर होता है। ओवरटोन के साथ ये नहीं है, फर्स्ट ओवरटोन 1 टाइम्स भी हो सकती है, 2 टाइम्स भी हो सकती है, 3 टाइम्स भी हो सकती है। हार्मोनिक अगर दिया है तो वो n टाइम्स है। तो इसकी nth हार्मोनिक, तो NV/4L बराबर F2 के है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई थी, इसका मतलब है F2 की वैल्यू F1 से बड़ी है। अब यही चीज थोड़ी सी समझनी पड़ती है। पहले ये किसी फ्रीक्वेंसी F1 के साथ था रेजोनेंस में, वो तो हमने लिख दिया। अब ये जिसके साथ रेजोनेंस में है, इसकी nth हार्मोनिक क्लोज पाइप की, वो फ्रीक्वेंसी F2 है, और F2 की वैल्यू F1 से बड़ी है, क्योंकि F1 इज इंक्रीज्ड टू F2। तो F2 बराबर NV/4L हो गया। और फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, N/4 V/L, और V/L क्या है, F1 है। तो मेरे पास एक रिलेशन आ गया। क्या आ गया, रिलेशन। क्या आ गया, F2 बराबर N/4 F1। अब यहां से दो लॉजिक लगेगी, इनमें से कौन सही है ये देखिए हमें पता करना है। N बराबर 5 है और F2 बराबर क्या है, तो पहली बात N ही गेस करना है, बाद में अगर हम N की वैल्यू रख देंगे तो F2 बराबर F1 निकल आएगा। तो चूंकि F2 की वैल्यू N1 से F1 से बड़ी है,
तो n की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग, क्योंकि अगर n की वैल्यू 4 से छोटी है तो ये फ्रैक्शन 1 से कम हो जाएगा, f2 f1 से छोटी हो जाएगी, तो n की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए। तो हमारे पास n बराबर 3 नहीं हो सकता है, n बराबर 3 नहीं हो सकता है, और n बराबर 5 हो सकता है, और जब n बराबर 5 हो सकता है तो f2 बराबर 5/4 f1 हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला आंसर इसका सही है, और कोई खास कैलकुलेशन नहीं थी, बस आपको सिर्फ और सिर्फ लॉजिक लगाना था। गुड क्वेश्चन, प्रीवियस PYQ था, दोबारा पास करके समझ लीजिए, और हम लोग आपके लिए कमेंट पे तो अवेलेबल रहते ही नहीं है। अपने सभी मित्रों को बताइए कि न्यूलाइट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। वी आर वर्किंग वेरी हार्ड, पूरी न्यूलाइट टीम नए तरह के क्वेश्चन, बढ़िया कॉन्सेप्ट बता रही है, तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए आप। ये देखिए, ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है और ये भी लॉजिक है। प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका गया है, प्रोजेक्शन एंगल दिया गया है, पहला काम, ये प्रोजेक्शन एंगल है, दिस इज थीटा, तो tan थीटा बराबर दिया गया है 1/√3 दिया गया है, ठीक है। हमें इनिशियल वेलोसिटी वगैरह दी नहीं गई है, तो इसको मैं मान लेता हूं ux और इसको मान लेता हूं uy। फिलहाल हमको ux और uy कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन हमें इतना मालूम है कि uy/ux बराबर, इस बोर्ड ने अपना नाटक शुरू कर दिया है, बराबर tan थीटा और बराबर 1/√3 हो जाएगा, 1/√3। अब सेकेंड लाइन पर आते हैं। एट ए हाइट, आ गए भाई किसी हाइट पर, हम इस हाइट पर आ गए, और इस हाइट पर वेलोसिटी दी गई है 9i + 3j। तो ऐसे मान लेते हैं, ये 9i मान लेते हैं, ये 3j मान लेते हैं, ये अब देखो, ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कभी प्रोजेक्टाइल में बदलते नहीं है, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ 9 है वही इनिशियल भी होगा, ux बराबर भी 9 होगा, तो यहां से हम uy निकाल लेते, मतलब uy/9 बराबर 1/√3। तो uy की वैल्यू आ गई 9/√3, और ये हो जाएगा 3 × 3, तो 3√3 आ गया, तो मुझे uy मिल गई ये, और ये भी हमें vy भी मालूम है, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला होता है? vy² बराबर uy² -2g × h। तो ये वाली हाइट निकालनी थी, ये वाली हाइट निकाल लेंगे। यहां कंपोनेंट है 3, तो 3 का स्क्वायर, और uy कितना है? 3√3 है, तो 3√3 का स्क्वायर -2 10 × h। इसको इधर ले आएंगे, 20h बराबर, अब 3√3 का स्क्वायर 27, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो 9 × 27, और 27 - 9, तो h बराबर हो जाएगा, 27 में से 9 गया, 18 आ गया, 18/20 आ गया, तो ये 0.9 मीटर, 0.9 मीटर आ जाएगा आंसर, सेकंड वाला।
बेटा बोर्ड में इधर लिख रहे हैं, देखो अक्षर उधर उछल रहे हैं। आई होप यू विल कोऑपरेट। सेकंड आंसर इसका सही होगा। तो समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका रेफरेंस देखो कहाँ से है, इस चैप्टर से है। तीन चार चीजें होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, उसको हमेशा याद रखना चाहिए। पहला ये होना चाहिए E एंड B आर इन सेम फेज, मतलब इनके बीच में फेज भी सेम होती है, सेम फ्रीक्वेंसी होती है और सेम लैम्डा होता है। मतलब खाली फील्ड का अंतर है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती हैं, दे आर इन सेम फेज, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी मैंने 2 बार लिख चुका है, सेम लैम्डा। और नंबर 2, ई कैप क्रॉस बी कैप बराबर सी कैप होता है। मतलब तीनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस यूनिट वेक्टर्स हैं, ये ऑर्थोगोनल सेट है। और इन दोनों, और तीसरी चीज, चाहे पीक वैल्यू लो चाहे आरएमएस वैल्यू लो, ई अपॉन बी की वैल्यू सी होती है, तो बी की वैल्यू ई से काफी कम होती है, क्योंकि सी इज वेरी लार्ज नंबर, 3 इंटू 10⁸ और इसको भी हम लोग बड़ी खूबसूरती से यूज करते हैं। अब चलिए अगले पेज पे चलते हैं इस क्वेश्चन में। तो मेरे पास ये वैल्यूज दी गई हैं। E बराबर 18K है, E बराबर 18K है और ये y डायरेक्शन में जा रही है, ये y डायरेक्शन में जा रही है। तो कहते हैं B की वैल्यू क्या है, वैल्यू भी बतानी है और डायरेक्शन भी बतानी है। तो आप B निकाल लीजिए। 18 इंटू 3 इंटू 10⁸8, तो 6 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला आ गया। अब यहां से कुछ चीजें देख लो। वैसे हम देखते ही कह देते कि ये दोनों आंसर नहीं होते, भाग ना देते तो भी कह देते, क्योंकि E की वैल्यू अगर 18 है तो B की वैल्यू 6 इंटू 10⁻+8 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि B की वैल्यू E से बहुत छोटी होती है। तो वहां टाइम बचाने के लिए अच्छा है। तो या तो ये होगा या ये होगा। अब माइनस आई होगा कि प्लस आई होगा ये भी देख लेते हैं। तो दूसरा वाला कंसेप्ट लगाओ, ऐसे लिखा करो, ये ई कैप है, ये बी कैप है, ये सी कैप है। तो ई बेटा के डायरेक्शन में है, के कैप, और सी बेटा वाई डायरेक्शन में है, तो ये जे हो गया। तो यहां एक बात तो क्लियर है कि वो एक्स डायरेक्शन में ही होगी। तो क्या लिखें, के क्रॉस आई लिखें तब जे मिलेगा, कि के क्रॉस माइनस आई लिखें तब जे मिलेगा। तो आप जानते हो के क्रॉस आई जे होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड आई प्लस एक्स डायरेक्शन में होगी। तो सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा और फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं होगा। जितने भी क्वेश्चन नीट में आए ना, वो इन कॉन्सेप्ट से बहुत जल्दी हो जाते हैं और उसमें कोई करने की दिक्कत नहीं आती है, कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है। ये उसके फंडे मैंने आपको बताई दिए, एनसीईआरटी के इस पेज से थे। अब देखो यहां से अब थोड़े से लॉजिक वाले क्वेश्चन हैं और इसमें ज्यादातर एनसीईआरटी की लाइन उठाई गई है। पावर रेटिंग ऑफ एन एलिमेंट्स यूज्ड इन एसी सर्किट रिफर्स टू इट एवरेज पावर रेटिंग। तो पावर का ये जो फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हो, IRMS इंटू ERMS इंटू cos फाई, बेटा ये एवरेज पावर ही होती है।
क्योंकि इंस्टेंटेनियस पावर तो लगातार बदलती रहती है। और ये एनसीईआरटी में नीचे लिखा भी हुआ है पेज नंबर में, अगर सही ढंग से चिप लगाई। ये देखो, ये 2 पॉइंट उठा लिए गए हैं, सीधे सीधे समरी या उसके पॉइंट्स ऑफ पॉन्डर के हैं, तो डायरेक्ट हैं, तो दोनों ही सही थे और क्या, दोनों ही सही हैं। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 40 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे आपको पेपर में हमेशा मिलते हैं, 25 में भी मिले थे, 24 में भी मिले थे। ये जो एनसीईआरटी के हम बता देंगे जो पॉइंट्स वगैरह हैं, इनको आप पढ़ा करिए। 41 में मीन फ्री पाथ की बात है, और मीन फ्री पाथ बेटा होता है लेमडा इज इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन। अब यहां पे ध्यान देने की बात है कि डी क्या है। तो डी है डायमीटर, जो गैस है उसके मॉलिक्यूल का डायमीटर है। तो बेटा चाहे टेम्परेचर बढ़ाओ, चाहे प्रेशर बढ़ाओ, चाहे जो कुछ भी करो, गैस के मॉलिक्यूल का डायमीटर तो नहीं चेंज होने वाला है, बिकॉज गैस मॉलिक्यूल आर वेरी हार्ड एंड रिजिड। तो डी तो चेंज होगा नहीं। और ये एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको नंबर डेंसिटी भी कहते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर आपने बर्तन बंद कर दिया है, यानी इसका वॉल्यूम फिक्स कर दिया है, और गैस का आप कुछ इसमें गैस भर दी गई है, तो आप प्रेशर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर चेंज होगा, सब कुछ चेंज होगा, लेकिन बेटा ये डी तो नहीं, एन तो नहीं चेंज होगा, क्योंकि वॉल्यूम आपने फिक्स कर दिया है। तो देयरफॉर चाहे जो करो, टेम्परेचर बढ़ा दो 4 गुना, आरएमएस स्पीड बढ़ जाएगी, पर लैम्डा विल नॉट चेंज, लैम्डा वही रहेगा। इसमें यही की पॉइंट है, क्लोज्ड वेसल। अदरवाइज इसको एक्सप्लेन कई तरीके से लोग करते हैं। ये लैम्डा बराबर होता है, ये 1/√2 पाई डी स्क्वायर लिख देते हैं, और एक फॉर्मूला होता है पीवी बराबर एन के टी। बेसिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और ये कैपिटल एन ही है। अब एनसीईआरटी ने उसके लिए स्मॉल एन मान लिया है, तो मैंने भी वही लिख दिया था। तो बेसिकली ये एन ही होता है, तो लोग ऐसे लिख देते हैं 1/√2 पाई डी स्क्वायर, और एन की जगह लिख देंगे पीवी और के टी ऊपर। तो अब इसमें क्या क्या कांस्टेंट हो गया, ये के और डी स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, और बर्तन में टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, ये तो टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा, ये होगा। तो इसके बेसिस पे लोग आंसर देते हैं। बट अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, तो ये तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया ना, तो आप भी जानते हो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P/T या T/P का रेशियो भी कांस्टेंट ही रहता है। प्रेशर ला, तो अगर वॉल्यूम क्लोज्ड वेसल कर दिया है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो आप टेम्परेचर 4 गुना करोगे तो प्रेशर भी 4 गुना हो जाएगा। तो कुल लेमडा पे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम रहेगा। बढ़िया क्वेश्चन था, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है इस पेज पर, उसी से ये क्वेश्चन बनाया गया था बेसिकली। और ये मेरे ख्याल से सारे बच्चों का फेवरेट क्वेश्चन होता है। ये हमारे पास 2 ब्लॉक्स हैं, फ्रिक्शनलेस भी दे दिया है, और इन दोनों के बीच में फोर्स है। तो मैं इसको फंडामेंटल तरीके से करता हूं, और पहले मैं ए का एफबीडी बनाता हूं। इधर 30 न्यूटन लगाया, और मान लिया बी वाला इस पर फोर्स एफ लगा रहा है, और ये ए वाला बी पर एफ लगा रहा है। तो ये दोनों हमने मान लिए।
अब चूंकि दोनों ये कांटेक्ट में है तो एक्सेलेरेशन सेम होंगे, तो इसके लिए लिखेंगे 30 माइनस एफ बराबर 5a, और उसके लिए लिखेंगे f बराबर 10a, और मेरे को इससे a निकालना है तो पहले f निकालना है, तो पहले दोनों को जोड़ दीजिए, तो 30 बराबर 15a आ जाएगा, उनको ऐड कर दिया तो a बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब f की वैल्यू रख दीजिए, तो f बराबर 10 इंटू 2, तो ये आंसर 20 न्यूटन आ रहा है। और बाकी सारे आंसर तो ऐसे ही बनाए गए हैं, देख के ही कंप्लीट आएंगे। ये आ गए। इट इज एन इजी क्वेश्चन, और क्लास में इसके बहुत सारे शॉर्टकट भी बताए जाते हैं, बट मैंने फंडामेंटल से किए हैं। पावर ऑफ ए लेंस क्वालिटेटिव, वैसे तो आप जानते हैं कि पावर ऑफ लेंस 1/f होता है। बेसिकली पावर ऑफ लेंस क्या होती है कि जैसे ये रेज आ रही है ना, तो ये एक्सिस के जितनी तरफ जितने एंगल से मोड़ देता है, चाहे अंदर की ओर चाहे बाहर की ओर। कॉनकेव लेंस के लिए ये उल्टा हो जाएगा, ये ऐसे जाएगा। तो ये कैपेसिटी ही हमारे पास पावर होती है। तो ये कन्वर्जेंस कितना कर लेता है उसका भी मेजर है, डाइवर्जेंस का भी मेजर है, और ये फॉर्मूला भी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, एनी वन ऑफ थ्री वी कैन टेक एज ए पावर। ये लिखा भी है और ये देखो बताया भी है कि ये जितना कम फोकल लेंथ होगा ना, पावर उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि ये डेल्टा उतने ही ज्यादा ये मोड़, एनसीईआरटी का ही कंसेप्ट है। अब न्यूक्लियस, ये बहुत पुराना घिसा पिटा क्वेश्चन है। आर बराबर होता है R0 मास नंबर की पावर 1/3, और मुझे ग्राफ खींचना है रेडियस का क्यूब और मास नंबर, तो इसका क्यूब करो तो R³ बराबर R0 का क्यूब, और इसका क्यूब करोगे तो A, तो R³ प्रोपोर्शनल टू A हो गया, यानी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ओरिजिन से भी पास होगी। ये तो सारे बच्चों ने कर दिया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये लिखा भी हुआ है फॉर्मूला, ये सेमी इंपेरिकल फॉर्मूला है। दैट मीन्स फॉर्मूला इज नॉट डिराइव्ड ऑन बिहाफ ऑफ एनी थ्योरी, मेजरिंग वेरियस रेडियस एंड प्रैक्टिकल ये फॉर्मूला है ये। अब देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये बनाया हुआ क्वेश्चन है, और उनमें अंतर क्या होता है? तो दे हैव डिफरेंट स्पीड इन वैक्यूम? नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई भी हो, गामा रेज, एक्स रेज, सबकी स्पीड सेम होती है। तो ये गलत हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कोई फेज डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस नहीं होता, ये गलत हो गया। ये सही है। मोड ऑफ इंटरेक्शन विद मैटर, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मटेरियल में कैसा बिहेव करती है। अब जैसे मान लीजिए आपने अपने ऊपर ही आप अपने आप को मटेरियल मान लीजिए, इंफ्रारेड डालिए तो सिकाई हो जाएगी, एक्सरे डालेंगे तो एक्सरे बन जाएगा, ज्यादा फ्रीक्वेंसी डाल देंगे टिश्यू बर्न हो जाएंगे। तो दे आर डिफरेंटली इंटरेक्ट विद द मैटर, और यही डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बीच का डिफरेंस है। पेपर इस बार का सरल था, 150 तक आपके आने चाहिए, और हो सकता है घबरा गए हो तो 130 तक भी चलेंगे। तो जैसा हो कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।